नदियापुर राज्य के राजा पंकज सेन की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था सीमा। राजा अपनी बेटी सीमा से बड़ा ही प्यार करता था। राजकुमारी सीमा बहुत ही सुंदर और समझदार थी। जब राजकुमारी जवान हुई तो राजा और रानी को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए दो राजकुमारों के रिश्ते भी आ गए। अब महाराज को ये फैसला करना बड़ा ही कठिन हो गया कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए। राजा ने इस बारे में महारानी से बात की और कहने लगी, महारानी, हमारे पास पड़ोस के दो राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी के साथ विवाह के लिए आए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको चुने, क्योंकि दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य हैं और दोनों ही राज्यों के साथ हमारे रिश्ते बड़े ही मैत्रीपूर्ण हैं। तो ऐसे में किसी एक राजकुमार को चुनना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ, परंतु सच मानिए मुझे भी समझ में नहीं आता कि राजकुमारी का रिश्ता किस राजघराने से जोड़ा जाए। इस तरह से वो दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते रहे और अंत में वो किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे, जिससे कि इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल सका। दूसरी तरफ जो रिश्ते राजकुमारी के लिए आए थे वो दोनों ही पड़ोस के राज्यों के राजकुमारों के थे, जिनमें एक राजकुमार का नाम अजीत और दूसरे का नाम प्रवीण था। उनमें से राजकुमार अजीत बहुत ही अक्लमंद और देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि दूसरा राजकुमार जिसका नाम प्रवीण था वो ना तो नेक था, ना बहादुर और ना ही अक्लमंद। उसने मन ही मन में ये योजना बना रखी थी कि राजकुमारी से वो एक बार शादी कर ले, उसके बाद वो षड्यंत्र रचकर राजा के राज सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब क्योंकि राजा और रानी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे और राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, तो महारानी ने राजकुमारी से राय लेना ही उचित समझा कि राजकुमारी जिसे भी चाहेगी पसंद करेगी और उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। अगली सुबह महारानी राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, बेटी, जैसा कि तुम जानती हो हम तुम्हारे लिए एक योग्य लड़के की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास दो पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य और सुंदर है, साथ ही तुमसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। मैं और तुम्हारे पिता ने काफी विचार विमर्श किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस भी राजकुमार को तुम चुनोगी उसके साथ ही तुम्हारी शादी की जाएगी। तो तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद होगा? राजकुमारी ने कहा, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस तरह से की है कि मैं माता पिता के निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जहां भी कहेंगे और जिसे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। महारानी ये बात सुनकर बड़ी ही खुश हुई और अपनी बेटी को गले से लगाया। कहने लगी, जीती रहो मेरी बेटी, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन समस्या मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों राजकुमार हमारी नजर में बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया, माँ, आप जिसे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। मुझे आपका ही फैसला मंजूर होगा। इस बार रानी कुछ खींच गई और ऊंची आवाज में बोली, बेटी, मैं कह तो रही हूँ कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ पलों के लिए राजकुमारी चुप हो गई।
थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है माँ, मैं उसे राजकुमार से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर महारानी कुछ हैरान रह गई और पूछने लगी, बताओ क्या है वो शर्तें? बेटी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि वो राजकुमार उस तालाब में तैर कर दिखाएं जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो राजकुमार चावलों से भरा हुआ पूरा पतीला खा जाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो राजकुमार सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करके दिखाएं। अपनी तीनों शर्तें कहकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी। ये शर्तें सुनकर महारानी बहुत ही हैरान हुई और गुस्से में कूदते हुए कहने लगी, बेटी, इसका मतलब ये है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा और कितना खतरनाक है, किसमें इतनी हिम्मत है कि वो उस तालाब में जाए? और कौन सा राजकुमार पतीला भरकर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही बड़े कोमल होता है, थोड़ा सा भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाता है। तो भला पतीला भरकर चावल कौन खाएगा? और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागेगा? रानी की बातें सुनकर राजकुमारी अभी भी मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी को मुस्कुराता हुआ देखकर रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई और सीधा राजा के कक्ष में गई और अपनी लाडली बेटी की शिकायत राजा से करने लगी कि आपकी बेटी किसी से शादी करना ही नहीं चाहती, इसीलिए उसने ऐसी बेतुकी शर्तें रखी है। इसके बाद रानी ने सारी बात राजा को पूरे विस्तार से बता दी। रानी की बात सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे और कहते हैं, रानी, आप भूल गई कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए थे, मगर उन शर्तों को मैंने पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गई। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी माँ मेरी शादी अपनी सखी के एक बेटे से करवाना चाहती थी, जो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर भी मेरी शर्तें ऐसी थी जिसमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत थी, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना। जिस शेर ने हमारे राज्य में कई इंसानों को अपना भोजन बना लिया था। दूसरी शर्त थी राज्य के जंगलों में छिपे हुए लुटेरों को गिरफ्तार करना, जिन्होंने हमारी प्रजा में बहुत ही आतंक मचा रखा था और गरीब लोगों की जिंदगी नरक बना दी थी। आखिरी शर्त थी पहाड़ों को काटकर नदी के लिए रास्ता बनाना, जिससे कि हमारे राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि आपने वो सभी शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले निकले। तब राजा ने कुछ सोचकर कहा, रानी, अगर हम वो शर्तें पूरी ना कर पाए तो हमारी शादी आपसे नहीं होती। तब रानी ने तूलक कर कहा, क्यों नहीं हो पाती शादी? अगर आप शर्तें पूरी नहीं भी करते तो भी मैं आपसे शादी कर लेती। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तब रानी कहने लगी, परंतु महाराज, आज हमारे सामने जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा? पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि हमारी बेटी की शादी किससे की जाए, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि वो अपनी 3 शर्तों को कैसे छोड़ दे।
महाराज ने कहा, रानी आप इस बात के बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति बहुत ही बहादुर के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएगा तो राजकुमारी की शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने ये शर्तों को रखूंगा। कहूंगा जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उससे मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और अपने दोस्तों के हाथ संदेश भिजवाकर दोनों राजकुमारों को महल में बुला भेजा। दोनों राजकुमार अपने अपने कुछ खास नौकरों के साथ महल में हाजिर हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने महल के शाही बगीचे के खाने में रुकवाया। वहां पर राजकुमारों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि किसी भी चीज की कमी ना हो सके। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया था कि दोनों राजकुमार वहां पर आराम से रह सके। राजकुमार भी महाराज के इस अतिथि सत्कार से बहुत ही प्रसन्न थे। उसी दिन शाम के समय महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले महाराज ने राजकुमार अजीत पर एक नजर दौड़ाई। राजा को राजकुमार अजीत बहुत ही पसंद आया। राजकुमार अजीत के कद काठी और उससे बात करने के तरीके से राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा को ये भी मालूम था कि राजकुमार अजीत के पिता एक बहुत ही दयावान राजा थे, जिसकी वजह से उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थे। इन सब कारणों से राजा को राजकुमार अजीत को पसंद आया। परंतु जब राजा ने राजकुमार प्रवीण से बातचीत की तो राजा को उसकी बातचीत करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा को वो फूटी आंख भी नहीं सुहाया। राजा समझ गया कि वो एक घमंडी और चापलूस किस्म का इंसान है। महारानी को भी राजकुमार अजीत को ही बहुत पसंद आया और वह सीधा राजकुमारी के पास गई। कहने लगी, राजकुमारी मेरी बात मानो तो तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार अजीत से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो अगर मगरमच्छ ने उसको खा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। राजकुमारी कहने लगी, माँ अगर मैंने इस समय अपनी शर्तों वापस ली तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसीलिए राजकुमार अजीत अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना वो अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बड़ी ही मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ दूर एक जंगल में एक तालाब तक ले आई और फिर कहने लगी कि ये वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? राजकुमारी का इतना ही कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार प्रवीण ने कहा, अरे ये क्या? नहीं नहीं, जान है तो जहान है। मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता। इसके बाद जब उसने राजकुमारी को बाकी दोनों शर्तें की और कहने लगी कि भला पतीला भर के चावल कौन खा सकता है और इसके अलावा सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी है शादी। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार अजीत ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। फिर वे लोग महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार एक बार फिर से उस तालाब पर जा पहुंचे। राजकुमार ने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी।
और बड़े ही मजे से तालाब में तैरने लगा। काफी देर तक वो तालाब में रहा, परंतु इस दौरान वो मगरमच्छ कहीं पर दिखाई नहीं दिया। और फिर कुछ देर के बाद राजकुमार तालाब से बाहर आ गया। राजकुमारी ये देखकर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी वो आदमखोर मगरमच्छ राजकुमार को खाने के लिए क्यों नहीं आया। जब राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, राजकुमारी जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और शायद आप ये बात सोचकर हैरान हैं कि मुझे खाने के लिए वो मगरमच्छ क्यों नहीं आया। तो बात यह है कि मैंने कल रात को ही अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा सा जाल देकर उन्हें मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। इस तरह से मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी, क्योंकि शर्त के मुताबिक मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था। ये जरूरी नहीं था कि वो मगरमच्छ उस समय तालाब में हो, क्योंकि आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। महाराज भी उस समय वहां पर मौजूद थे। वो मुस्कुराने लगे। राजकुमारी भी मुस्कुराई और हंसते हुए कहने लगी, बिल्कुल ठीक राजकुमार अजीत, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ। इसके आगे राजकुमारी ने कहा, तो राजकुमार, आप पतीला भरकर चावल कब खाकर दिखाएंगे। राजकुमार ने कहा, अभी थोड़ी देर में ही। ये कहकर राजकुमार और राजकुमारी महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपनी नौकर के कान में कुछ कहा और फिर कुछ देर के बाद वो नौकर वापस महल में आया। उसने राजकुमार को एक तरफ ले जाकर कोई चीज उसे थमा दी। इतनी देर में राजा के नौकरों ने अगली शर्त को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। वह एक बहुत बड़े पतीले में चावल लेकर वहां पर आए। इतने बड़े पतीले को देखकर महाराज के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई देने लगी कि राजकुमार ये शर्त कैसे पूरी करेगा। महाराज ने राजकुमार से कहा, क्यों राजकुमार, क्या आप खा सकेंगे इतना पतीला भरकर चावल। राजकुमार ने बड़े ही आराम से कहा, मैं एक तो क्या 2 पतीले भरकर चावल भी खा सकता हूँ। ये कहकर राजकुमार अजीत ने अपने कपड़ों में छुपा रखा एक छोटा सा पतीला निकला, जो राजकुमार के नौकर खास तौर पर बाजार से खरीद कर लाए थे। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरे और झट से खा गया। राजकुमारी को देखकर वो कहने लगा, क्यों राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। आपके सामने मैंने अभी पतीला भर के चावल खाए। ये कहकर राजकुमार मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने भी अपनी रानी से कहा, रानी, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। मुझे तो लगता है कि ये राजकुमार सोते हुए घोड़े की भी सवारी कर ही लेगा। तब राजकुमार अजीत कहने लगा, राजकुमारी जी, आपकी पतीला भर के चावल खाने की हुई थी। वो पतीला छोटा हो या बड़ा, इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ था। इस तरह से मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। राजकुमारी एक बार फिर से राजकुमार की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। उसी दिन शाम का समय था। राजकुमारी, महाराज और रानी तीनों महल के शाही बगीचे में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से राजकुमार एक घोड़े को अपने साथ ला रहा है। महाराज ने तब राजकुमार से कहा, बेटा अजीत, ये घोड़ा लेकर तुम कहां पर जा रहे हो। राजकुमार अजीत बड़े ही गर्व से कहने लगा, महाराज, ये घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है।
मैं खास तौर पर इसे एक बहुत ही बड़े अस्तबल से खरीद कर लाया हूँ। इसके मालिक ने बताया है कि ये बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम रखा है। वो घोड़ा सच में मुझे शानदार था। राजकुमारी को भी वो घोड़ा बहुत ही पसंद आया और उस घोड़े का रंग सफेद था और उसकी कदकाठी काफी लंबी चौड़ी थी। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार आपने इसका क्या नाम रखा है? राजकुमार ने कहा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब क्योंकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी चाहूं इसका नाम रखूं। मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े का सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी की जा सके। ये कहकर राजकुमार अजीत घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को ऐड लगाई और फिर दौड़ाता हुआ बाग के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाकर वो उन्हीं लोगों के पास आ गया। ये सब कुछ देखकर राजा और रानी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर के बाद वो बोली, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे ही राजकुमार से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। इसीलिए मैंने ये 3 शर्तें रखी थी कि इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान तो अवश्य ही होगा और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा राजकुमार मिल गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार अजीत और राजकुमार सीमा की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। वे दोनों एक खुशनुमा जीवन बिताने लगे।